अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। कहते हैं ड्यूरिंग द लेस्लीज क्यूब एक्सपेरिमेंट व्हाई डज द डल ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट देन द शाइनी सिल्वर वन इवन दो दे आर एट द सेम टेम्परेचर। हम लोगों ने लेस्ली एक एक्सपेरिमेंट देखा था। ये हमारे पास लेस्ली का क्यूब हमने लिया था। लेस्ली क्यूब हमने कहा था एक डिब्बा होता है जिसमें हर जो इसका फेस होगा ना वो डिफरेंट होता है। एक हमने डल ब्लैक कलर लिया था, एक हमने शाइनी सा लिया था फेस, एक हमने सफ़ेद लिया था, एक कलर जो है एक साइड जो सफ़ेद ली थी, एक हमने सिल्वर ली थी। फिर हमने इसके अंदर ना पानी डाला था। हमने इसके जैसे पानी डाला था हमने साथ में ना एक डिटेक्टर लगा दिया। गर्म पानी बच्चे इसमें डालेंगे तो हर फेस में से ना रेडिएशन इमिट होंगी। हमने देखा था जो डल ब्लैक कलर है, जब इसमें से काउंट की थी ना सबसे ज़्यादा रेडिएशंस आ रही थी। फिर हमने जो सिल्वर कलर देखा उसमें रेडिएशंस कम हो गई। तो हर फेस में से ना डिफरेंट रेडिएशंस आ रही थी। वो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों होता है? मतलब ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था जिसको मैं अगेन आपको शो करवा रही हूँ कि एक लेस्ली क्यूब था जिसके अंदर हम लोगों ने गर्म पानी डाला था। गर्म पानी डाला था। अब इसका ना हर फेस डिफरेंट था। एक शाइनी सरफेस था, एक हमारे पास वाइट सरफेस थी, एक हमारे पास कह लें ब्लैक कलर की थी। अब जैसे इसमें से गर्म पानी डाला था ना तो हर सरफेस में से रेडिएशन एमिट हो रही थी। अब हर फेस के सामने ने वो रेडिएशन को डिटेक्ट करा था। इस फेस में से उसने रेडिएशन देखी 49.8 आई। फिर उसने ये जो हमारे पास जो फेस थी जो शाइनी सी थी उसके सामने उसने उसको रख के देखा तो हमारे पास उसमें रेडिएशन जो है वो डिफरेंट आई थी। जो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास ये देखें 27 आई, जो सबसे कम आई थी अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसने ये डल ब्लैक कलर के सामने उसको रख के देखा तो यहाँ पे रेडिएशन जो थी ना सबसे ज़्यादा आई थी। ये देखिए, ये स्मूथ नहीं है, ये खुरदरा सा है, ठीक है, जिसमें रेडिएशन 68 थी। इसी तरह से हमारे पास उसने यहाँ पे स्मूथ कलर था, उसमें पॉलिश सरफेस थी, यहाँ पे रेडिएशन देखी तो यहाँ पे थी लेकिन कम थी कंपैरेटिवली। तो ये हमारे पास लेस्ली एक्सपेरिमेंट था जिसमें हर फेस के सामने ना वो रेडिएशन डिटेक्टर रख रहा था और हर फेस में से रेडिएशन को एमिट करते हुए देख रहा था। अब वो क्वेश्चन ये पूछ कि पानी उसके अंदर एक जितना गर्म डाला है लेकिन हर फेस में से जो सिल्वर वन है जो शाइनी सी थी उसमें से रेडिएशन जो है वो कम रेडिएट हो रही थी, लेकिन जो ब्लैक कलर था उसमें से रेडिएशन ज़्यादा थी। तो इसके रीज़न वो हमें बता रहा है। हम लोगों ने ना ये पढ़ा, ये जब इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर या टेक्सचर हमने पढ़ा था, हमने कहा था जो डल और डार्क कलर्स होते हैं ना बच्चे, उसमें से वो अच्छे रेडिएटर एमिटर भी होता है, रेडिएशन एमिटर भी होता है, अब्जॉर्बर भी होता है। मतलब जब उनके ऊपर लाइट फॉल की जाती है तो वो अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, लेकिन जब उनको गर्म किया जाता है तो उनमें से रेडिएशन भी एमिट हो जाती हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो शाइनी और लाइट कलर्स होते हैं ना वो अच्छे अब्जॉर्बर या एमिटर नहीं होते। तो इसके आंसर की तरफ अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें, इसमें वो यही कह रहा है कि लेस्ली कलर में जो डल ब्लैक कलर है वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है, क्योंकि जो रफ या डार्क कलर्स होते हैं ना वो अच्छे एमिटर होते हैं रेडिएशन के। इसके कंपैरिजन में जो लाइट कलर या शाइनी सरफेसेस होती है ना वो अच्छे एमिटर नहीं होते, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज सॉरी द साइज सरफेस एरिया ऑफ द रेडिएटर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट इट अमिट्स थ्रू द रेडिएशन, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कहते हैं सरफेस एरिया किस तरह से अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका सरफेस एरिया मतलब ये बड़ा है। अब इसमें से अगर मैं इसको हीटअप करूंगी तो इसमें से ज़्यादा एरिया है कि जिसमें से रेडिएशन जो है वो अमिट हो सकती है। तो लार्जर सरफेस एरिया का मतलब है रेडिएशन ज़्यादा अमिट हो सकती है। अगर ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो जगह ही ऑक्यूपाइड मतलब उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो कम रेडिएशन जो है वो अमिट होंगी, बाहर निकल सकती है। ज़्यादा सरफेस एरिया होने का मतलब है रेडिएशन ज़्यादा अमिट हो सकती है। कहते हैं इसको डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल किया। अब आप लोगों ने देखा होगा ना रिसेंट हमारे पास जो होटल्स वगैरह में अगर आपने कभी स्टे किया हो तो यहाँ पे जो हीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, इस तरह के हीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब जो लेंथ में कह लें कि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ताकि हमारे पास ज़्यादा रेडिएशन जो है ना वो इससे बाहर एमिट हो सके। तो इसके अगर एग्जैक्टली आंसर की तरफ देखें तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास की बुक में। कहते हैं जो लार्ज सरफेस एरिया ना वो ज़्यादा रेडिएशन जो है ना वो एमिट करेगा, क्योंकि ज़्यादा एरिया जो है वो अवेलेबल है रेडिएशन के निकलने के लिए। कहते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, जो हीटर आजकल हमारे पास रूम्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, उसमें क्या होता है कि लार्जर जो है ना वो बड़े हीटर्स इस्तेमाल किया जाते हैं ताकि ज़्यादा एरिया हो गया जिससे रेडिएशन जो है वो बाहर एमिट हो सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको दिखाया भी है कि ज़्यादा रेडिएशन बाहर निकल सकती हैं तो रूम जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई इज कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स एंड हाउ डू कन्वेक्शन करंट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कंपनसेट फॉर देयर पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। पहली बात वो कहता है कन्वेक्शन में हमारे पास सॉलिड्स में क्यों पॉसिबल नहीं है। पहले यहाँ से यहाँ तक का आंसर देखते हैं। हम लोगों ने ना कन्वेक्शन में देखा था कि लाइक अगेन वही एग्जांपल में कोट करूंगी, हमने ये बीकर लिया था, हमने इसमें पानी ऐड किया था, तो हमने कहा था जैसे आप इसको हीट अप करना शुरू होता है, नीचे का पानी जब गर्म हो जाता है ना तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी लेके
ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाते हैं। पानी गर्म जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, ऊपर जो ठंडा पानी होगा वो उसकी जगह नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं। इसी तरह से हमने जब एयर में देखा था, हमने कहा था जब अगर फॉर एग्जाम्पल ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके ऊपर वाली जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर जो ठंडी हवा होगी उसकी जगह नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं। वाइल जो सॉलिड्स की अगर बात करें ना, तो सॉलिड्स में तो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो तो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो टाइटली पैकिंग की वजह से कन्वेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं होती थी। तो यहाँ पे इस आंसर को ये बता रहा है कि कन्वेक्शन हमारे पास सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं क्यों नहीं होती, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो तो मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से, इसलिए वहाँ पे कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन होती किस तरह से, उसमें क्या होता है कि जो वार्म पार्टिकल्स होते हैं वो राइज करते हैं, उसकी जगह जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं वो सिंक करते हैं। सिंक का मतलब होता है डूबना, नीचे आ जाना। जैसे मैंने अभी आपको ये फिगर दिखाई भी है ना, कि जैसे ये पानी है तो मैंने कहा था गर्म पानी ऊपर की तरफ राइज कर जाता है, ऊपर जो ठंडा पानी होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो गर्म होगा वो ऊपर राइज कर जाएगा, फिर ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। तो ठंडा जो कोल्ड पानी होता है या कोल्ड हमारे पास मटीरियल मैटर होता है वो सिंक करता है। सिंक का मतलब होता है डूबना, नीचे आना, और जो वार्म होगा वो राइज करेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि हमारे पास कन्वेक्शन होती है किस तरह से, कि जो वार्म पार्ट्स होते हैं वो राइज कर जाते हैं और जो कूल होते हैं वो सिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है मुसलसल साइकिल के फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डू बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड ग्लाइडर्स मैनेज टू स्टे अलोफ without flapping their wings for hours, explain the scientific principle involved। ये हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी थी कन्वेक्शन, ये जिसमें हमने कहा था कि ये जो ग्लाइडर्स होते हैं वो किस तरह से हमारे पास कह लें कि हवा में कह लें कि उड़ते हैं, या फिर ये जो परिंदे हैं वो बगैर अपने पर जो है वो बंद किए, या फड़फड़ाना जिसको बेसिकली कहते हैं, बार बार बंद करना या ओपन करना, उसको किए बगैर जो है वो हवा में मूव करते रहते हैं। अगर ग्लाइडर की बात करें तो मैंने कहा था ये एक छोटा सा हमारे पास हवाई जहाज़ होता है, एयरप्लेन होता है। इसमें क्या होता है, कोई इंजन वगैरह नहीं होता, ठीक है। ये स्मॉल सा प्लेन होता है जिसमें किसी किस्म का इंजन नहीं होता, बगैर किसी इंजन के नहीं हवा में उड़ा होता है। कहते हैं ये किस तरह से कन्वेक्शन को यूज़ करते हैं, जो गर्म हवा ज़मीन से ऊपर की तरफ राइज कर रही होती है, जब वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो इस प्लेन को ऊपर की तरफ एक पुश मिलता है, फोर्स मिलती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ हवा में ही रहता है, ठीक है, और ऊपर से ऊपर जाता रहता है। इसी तरह से परिंदे जो है, अगर कहीं पे पानी गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही होगी ना हमारे पास, तो हमारे पास ये जो परिंदे होते हैं ना वो उस गर्म हवा के अंदर ही गोल गोल घूमते रहते हैं, ताकि जैसे गर्म हवा ऊपर राइज करे तो वो गर्म हवा की वजह से इन परिंदों को भी ऊपर की तरफ राइज मिलता है, ऊपर की तरफ पुश मिलता है, तो वो गर्म हवा की वजह से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं। उनको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने बाबा जो पर है उसको नहीं मतलब फड़फड़ा नहीं रहे होते, बंद या ओपन नहीं कर रहे होते, जिसको हम लोग नाम कह देते हैं कि हमारे पास फ्लैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो बर्ड्स हैं, ईगल्स आ गई जिसमें, या ग्लाइडर्स वगैरह हो गए, वो हमारे पास अब किस तरह से यूज़ करते हैं, जो राइजिंग वार्म एयर जो ऊपर की तरफ राइज कर रही होती है ना, जिसको हम लोग थर्मल कहते हैं, बेसिकली थर्मल ही है ना, हीट एनर्जी है, गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही होती है, उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं गर्म हवा जो होती है वो हमारे पास हल्की हो जाती है, लेस डेंसिटी हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, और वो हमारे पास जो परिंदे हैं उनको भी अपर डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से उनको फ्लैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अपने बार बार पर वगैरह को बंद करने ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर एनर्जी के वो ऊपर की तरफ राइज करते रहते हैं। गोल गोल चक्कर में मैंने इसलिए कहा था कि वो इसके अंदर रहते हैं ताकि वो गर्म हवा के अंदर ही रहें। अगर वो सीधे मूव कर जाएंगे तो मे भी वो गर्म हवा से दूर चले जाएं, तो फिर तो उनको एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी ना प्रोटेक्शन में राइज करने के लिए, ठीक है। तो वो चक्कर इसीलिए गोल गोल उसके अंदर ही चल रहे होते हैं कि गर्म हवा के अंदर ही वो ट्रैप्ड रहे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड, कहते हैं व्हाई डज अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ कूलर रूम इवेंचुअली कूल्स डाउन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी था लाइक ये वाला, कि हमारे पास अगर कोई कह लें कि ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट अगर रूम में हम रख दें तो वो ऐसा ऐसा ठंडा होना शुरू हो जाता है, अगर हम कोई ठंडा ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो जाता है। इसके लिए ना मैंने आपको एक आइडिया या वी कैन से दैट सिचुएशन कंसीडर की थी हमने, कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हॉट कप ऑफ कॉफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हमारे पास क्या है कि इसके सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, लैंप हो गया, ये डिफरेंट हमारे पास इसकी सराउंडिंग है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, ये ज़्यादा गर्म है, तो हमारे पास हमेशा जो हीट एनर्जी है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा गर्म है तो यहाँ से हीट एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं ना उनका टेम्परेचर कम है, तो जहाँ से जो हीट एनर्जी जब यहाँ से जाएगी रेडिएशन की फॉर्म में, तो वो उसको अब्जॉर्ब करेंगे। हमने कहा था हमारी यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो रेडिएशन एमिट भी करती है, अब्जॉर्ब भी करती है।
अब्जॉर्ब कब करेगी, जब उसका टेम्परेचर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हमने कहा था अगर हम कोई गर्म चीज़ रख देंगे तो इससे रेडिएशंस निकलेंगे। अब यहाँ पे सराउंडिंग किसके तौर पे एक्ट करेंगी, अब्जॉर्बर के तौर पे, तो वो अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगी जितनी इसमें से हीट एनर्जी होगी। और कब तक इसमें से हीट एनर्जी निकलती रहेगी, जब तक इसका कॉफ़ी का और बाहर वाली चीज़ों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, उसको हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। तो वैसी चीज़ को, आंसर को हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से की बुक में बता रहा है। कहते हैं यहाँ पे मैंने हॉट कप ऑफ कॉफ़ी की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे हॉट मेटल का है। कहते हैं एक गर्म जो मेटल है वो हमने रूम के अगर दरमियान में रख दिया है, वो ऐसा ऐसा जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें से रेडिएशन हमेशा जो हाई टेम्परेचर होता है वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ जाती हैं। तो उस अगर हमारे पास हॉट मेटल रखती है तो उसमें से रेडिएशन जो है वो रेडिएट होंगी, मतलब निकलेंगी, रिलीज होंगी सराउंडिंग में, ठीक है। ऐसा ऐसा रेडिएशन निकलती जाएंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा उस हॉट मेटल का, जितना उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो हम कहते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम होना। तो जब तक हमारे पास, जैसे यहाँ मैंने चाय की कप की एग्जांपल लिया, जब तक इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक इसमें से रेडिएशंस निकलती रहेंगी। और जिस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने यहाँ पे मेटल रखी हुई है, यहाँ पे हमने कप ऑफ कॉफी लिया हुआ है, तो बाकी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कहते हैं डिस्क्राइब हाउ कन्वेक्शन अकर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में किस तरह से अकर करता है। हाउ कन्वेक्शन करंट्स कंट्रीब्यूट नेचर फिनोमेना लाइक सी ब्रीजेस एंड ब्रेजेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने कन्वेक्शन बतानी है। तो ये हमारे पास टॉपिक था कन्वेक्शन इन फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस में हमने पढ़ा था। फ्लूइड्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मुझे लिक्विड भी आ जाती है, गैसेस भी आ जाते हैं। फ्लूइड्स उसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके। पानी को अगर एक जगह गिराते हैं वो बैक के दूसरी साइड पे चला जाता है ना, तो वो लिक्विड भी हमारे पास फ्लूइड में आता है। गैसेस भी हमारे पास, जैसे परफ्यूम एक जगह स्प्रे करते हैं तो वो दूसरे कॉर्नर पे तक पहुंच जाती है, तो ये दोनों हमारे पास फ्लूइड्स में आती हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन इन फ्लूइड्स, इसमें गैसेस और लिक्विड दोनों आएंगे। पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कहते हैं आपने उसमें बताना है कि किस तरह से होते हैं। आगे वो डिटेल में बता रहे हैं कि लिक्विड्स में कैसे होता है, जैसे उसने बीकर लिया था, उसके नीचे मतलब उसमें पानी डाल के इसको गर्म करना शुरू किया था, उसको एक्सप्लेन किया था, फिर एयर वाला एक्सप्लेन किया था। तो ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे वो कह रहा है एप्लीकेशन बतानी है। एप्लीकेशन में कौन कौन सी दो बतानी है, उसने कहा आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बतानी है, तो ये वाली एप्लीकेशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारे पास आ जाएगी, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज रेडिएशन डिफर फ्रॉम द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इन एवरीडे लाइफ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट सबसेस अफेक्ट रेडिएशन अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है हमारे पास, इसको मैं आंसर इंडिकेट करवा देती हूँ। ये हमारे पास रेडिएशन था कि जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, और किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसमें ये वाली येलो वाली लाइन लिखेंगे, फिर इसमें आप ये सन वाली एग्जाम्पल देंगे, फिर आपने ये फायर प्लेस वाली एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद वो ये अलहदा से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो अलहदा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे वो कह रहा है आपने सरफेस का बताना है कि किस तरह से अफेक्ट करता है, तो ये वाला पैसेज उसमें आएगा, ठीक है। ये सारा पैसेज यहाँ से लेके यहाँ तक के, अगर हमारे पास डल और डार्क सर्फेसिज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी रेडिएट करती हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी रेडिएट भी करती हैं, और अब्जॉर्बर भी अच्छी होती हैं। लेकिन अगर शाइनी और लाइट कलर होगा तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। तो ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। बाकी मेक श्योर कीजिएगा, अभी तो मैं सिर्फ आंसर आपके मार्क करवा रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे आप लेक्चर को मेक श्योर कीजिएगा, उसको लास्ट में देख लें। 11.3 ये कहते हैं डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन रेगुलेटिंग द earth atmosphere. What is the potential consequences of the enhanced greenhouse effect due to the human activities? So आपका लास्ट वाला टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला। ये इसमें पहले उसने ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिफाइन किया हुआ है, पहले उसको जनरलाइज किया हुआ है ग्रीन हाउस के लिए कि ग्रीन हाउस होता क्या है, जो मैंने आपको बताया था एक छोटा शीशे का घर होता है। लेक्चर डिटेल में देख लीजिएगा। फिर हमने इसको अर्थ के लिए स्पेसिफाई किया। लास्ट में बताया कि ग्रीन हाउस की वजह से ज़्यादा हीट एनर्जी अर्थ में ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास वेदर चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। और दिन ब दिन जो है वो गर्मी होती जा रही है, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। मतलब पूरा ग्रीन हाउस वाला टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। 11.4 है, कहते हैं कंपेयर द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द हीट बाय डिफरेंट सर्फेसिस। वही हमारे पास सर्फेसिस का इफेक्ट बताना है। हाउ डज द कलर एंड टेक्सचर अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एंड एमिट। तो इसमें पैसेज आ जाएगा वो सर्फेसिस वाला। ये कन्वेक्शन हमने पढ़ी थी थ्रू लिक्विड एयर, फिर एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन हमने पढ़ी थी, ठीक है। आपने बेसिकली बताना है कि सॉरी टॉपिक रेडिएशन वाला था, तो हमने इफेक्ट ऑफ बताना है। वी कैन से दैट के क्या है, सरफेस का क्या है। तो इसमें ये लेस्ली क्यूब के नीचे है हमारे पास पैसेज, ये वाला इसके आंसर में आएगा, ठीक है। अगेन ये वाला पैसेज, ये ऊपर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगेन ये रेडिएशन वाला यही पैसेज है ना, इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। लेस्ली क्यूब के नीचे है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं एनालाइज हाउ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कन्वेक्शन करंट एंड इन्फ्लुएंस विद पैटर्न, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास
अनहीटिंग अनइवन हीटिंग, मतलब एक जैसी हमारे पास जो हीटिंग है वो नहीं कर रही होती है अर्थ सरफेस की। हम लोगों ने ना अर्थ के बारे में पढ़ा था, कन्वेक्शन में पढ़ा था कि ज़मीन और समुंदर जो होता है ना वो एक जैसे गर्म नहीं होते, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ की जनरलाइज उसको कर रहा है कि जो ज़मीन की सरफेस है वो अनइवन हीटिंग होती है, मतलब एक जैसी हीटअप नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा हीटअप हो जाती है, कहीं पे कम होती है। तो उसकी वजह से हमारे पास किस तरह से कन्वेक्शन करंट जो है वो बिल्डअप होती है उसको देख। अच्छा, पहले ना एक आइडिया लेते हैं इक्वेटर और पोल का। जो ये वाली हॉरिजॉन्टल इसके दरमियान वाला पोर्शन होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है वो होती है इसके इक्वेटर, और जो वर्टिकल वाला इसका पोर्शन होता है ना वो इसका पोल होता है। कहते हैं सम टाइम क्या होता है, जो सन से रेडिएशन आ रही होती है, जो सन होता है वो डायरेक्टली हीट अप कर रहा होता है हमारे पास इक्वेटर को, पोल वाला हिस्सा अफेक्ट नहीं हो रहा होता। तो पोल वाले रीजन में जो हवाएं होंगी बच्चे वो ठंडी होंगी, लेकिन जो इक्वेटर जिसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है तो बच्चे वो तो गर्म हो जाएगा, वहां पे उसकी हवाएं भी क्या होंगी, वो गर्म हो जाएंगी। तो वो गर्म हवाएं क्या होना शुरू हो जाएंगी, वो राइज करना शुरू हो जाएंगी। तो इसके एग्जैक्टली अगर की बुक से आंसर को इसको देखें, ये आपको की बुक रेफर करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन की बुक से देखेंगे। कहते हैं हमारे पास जो डिफरेंट सर्फेसेज होती है ना वो डिफरेंट, वी कैन से दैट, अगर सरफेस की बात करें अर्थ सरफेस की, अनइवन हीटिंग कैसे अकर करती है कि कुछ पोर्शन जो होते हैं जैसे इक्वेटर है वो डायरेक्टली सनलाइट से अफेक्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो ज़्यादा वार्मर होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन जो हमारे पास पोल वाला है वो ज़्यादा डायरेक्ट हमारे पास उस पर हीट नहीं अफेक्ट कर रही होती। जैसे ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है जो पोल वाला है, इसका वर्टिकल वाला है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो ठंडा होता है एज कम्पेयर टू ये वाला जो होता है जहाँ इक्वेटर, जहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट आ रही होती है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। कहते हैं ये जो अनइवन हीटिंग है जिसकी वजह से हमारे पास कन्वेक्शन करंट राइज कर जाती है, जो इक्वेटर जहाँ पे गर्म होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो राइज करना शुरू हो जाती है। वो राइज कर जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लो प्रेशर जोन हो जाएगा, और ऊपर जहाँ पे हमारे पास पोल है वहाँ पे वो तो ठंडा होता है, और वहाँ से क्या होगा, फिर जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी, और वहाँ से ठंडी हवाएं जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। तो कन्वेक्शन करंट जो है वो कह लें बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं ये जो हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं ये बेसिकली इसी की वजह से होते हैं। तो ये जो हमारे पास विंड पैटर्न होते हैं ना, कि हमारे पास हवाएं जो चलना शुरू होती हैं वो बेसिकली इसी वजह से होती हैं कि हमारे पास जो इक्वेटर होता है वहाँ पे हवा जो होती है वो गर्म होकर राइज करना शुरू हो जाती है, तो लो प्रेशर जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। पोल के ऊपर हवाएं ठंडी होती हैं, हाई प्रेशर होता है, तो हवाएं जो होती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो इस तरह से वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एयर है वो फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, के मतलब पोल के ऊपर हवा ठंडी होती है तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो वहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो हवा चलना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास कन्वेंशन करंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब अच्छा, ये जो ज़मीन है ये स्टैटिक तो नहीं होती, ये अपनी एक्सिस के गिर्द घूम भी रही होती है, तो हमारे पास ये अपने इसके रोटेशन की वजह से हमारे पास कहते हैं हमारे पास जो हवाओं का पैटर्न होता है वो भी तब्दील हो जाता है। तो कहते हैं वो जो हमारे पास कोरियोलिस इफेक्ट है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जो ज़मीन के अपने गिर्द घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से जो विंड होती है हवाओं के, जो हमारे पास चलने की डिफ्लेक्शन होती है, मतलब डिफ्लेक्ट होना शुरू होती हैं। जो हवाएं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं फ्लो करती, क्योंकि ये भी ज़मीन पे रोटेट कर रही होती है, तो वो जो हवाएं हमारे पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही होती है वो भी डिफ्लेक्ट होना शुरू होती है, उनका पाथ भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक पूरा एक पैटर्न जो है ना हमारे पास विंड्स का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पैटर्न पूरे का पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है कि किस तरह से डिफरेंट, अगर अर्थ के सरफेस लेवल जो है वो डिफरेंट हमारे पास उनकी अनइवन हीटिंग होती है वो किस तरह से अफेक्ट होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन से लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको की बुक रेफर करनी पड़ेगी। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपको टेक्स्ट बुक से मार्क करवा दिए हैं। मैंने सिर्फ आंसर मार्क करवाए हैं, आपको आंसर्स को समझने के लिए बच्चे डिटेल लेक्चर टॉपिक का देख लीजिएगा। मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।